है। सो पिछली क्लास में सुन के जिन लोगों ने रिवीजन चालू कर दिया ना, ये जिन लोगों ने रिवीजन का महत्व समझ लिया ना, उनके लिए दो लाइन मुझे याद आ रही है। तुम होगे कामयाब, तुम होवोगे कामयाब एक दिन, हो रखना तुम विश्वास, रिवीजन करते रहना तो हो जाओगे कामयाब एक दिन। ज़्यादा हो गया क्या? चलो शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 73। कंसिडर द सिस्टम इच कंसिस्टिंग ऑफ m लीनियर इक्वेशन इन n वेरिएबल्स। ओहो, हमारे पास m लीनियर इक्वेशंस है और n वेरिएबल्स हैं। समझ गए ना कि इक्वेशन और वेरिएबल का क्या रिश्ता है? पढ़ते हैं हम। इफ पहली कंडीशन ये है कि वेरिएबल्स इक्वेशन से ज़्यादा हैं, then all such system have a solution, then all such system have a solution। क्या इनका सॉल्यूशन होगा? क्या सॉल्यूशन कर पाओगे इनका? सर इनके तो इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशंस होंगे। ओके, दूसरा कंडीशन है कि इफ m इज ग्रेटर देन n, then none of this system has a solution। अच्छा, इक्वेशंस ज़्यादा हो जाएं और वेरिएबल्स कम हो जाएं, इस टाइप के सिस्टम को ओवर डिटरमाइंड सिस्टम बोलते हैं। ज़्यादा ही हो गया, कहने का मतलब जितने वेरिएबल्स थे उतनी इक्वेशन हो जाती, लेकिन इक्वेशंस ज़्यादा हो गई, वेरिएबल कम हो गए, ओवर डिटरमाइंड सिस्टम। तो ओवर डिटरमाइंड सिस्टम में तो सोल्यूशन निकल ही जाएगा आई थिंक। देन नन ऑफ दिस सिस्टम, नन ऑफ दिस, अच्छा सारे क्या हो सकता है, कुछ सिस्टम का सॉल्यूशन निकल आए, कुछ का ना निकले, लेकिन इसने लिखा है कि यदि ऐसी कंडीशन है देन नन ऑफ दिस सिस्टम हैज अ सॉल्यूशन, किसी का भी सॉल्यूशन ना निकलेगा इस कंडीशन में। देख लेंगे अपन। तीसरा है इफ नंबर ऑफ अननोन इज इक्वल टू नंबर ऑफ इक्वेशंस देन देयर एग्जिस्ट अ सिस्टम विच हैज अ सॉल्यूशन। हाँ बिल्कुल, ये बात तो बिल्कुल सही है कि नंबर ऑफ इक्वेशंस जितनी होंगी और नंबर ऑफ वेरिएबल्स जितने होंगे वो बराबर है ना, तो विल गेट द सॉल्यूशन, वी विल गेट द सॉल्यूशन। अब यहाँ पे आप ये मत सोच लेना कि सर कैसे, मान लो नंबर ऑफ इक्वेशन है आपकी, सपोज एक मैट्रिक्स है, नंबर ऑफ इक्वेशन है, और जब आप इस मैट्रिक्स की रो निकालने के लिए गए और वो 3 की बजाय, सपोज m इज इक्वल टू 3 है, तो 3 की बजाय 2 आ गई। देखो बेटा, बात ये नहीं हो रही है। यहाँ पे ये क्वेश्चन बोल रहा है कि m इक्वेशंस है ना, उसने लिखा है कंसीडर सिस्टम इच कंसिस्टिंग m लीनियर इक्वेशंस, तो वो सारी इंडिपेंडेंट लीनियर इक्वेशंस हैं। क्वेश्चन में जब तक मेंशन ना करे m इक्वेशंस हैं तो प्योर इक्वेशंस हैं। ऐसा नहीं है कि कोई एक इक्वेशन किसी की लीनियर कॉम्बिनेशन है। m इक्वेशन प्योर नंबर ऑफ m इक्वेशंस, कोई किसी का लीनियर डिपेंडेंट नहीं है, तीनों लीनियर इंडिपेंडेंट। क्वेश्चन में जब भी माने दिया जाए तो हमें मानना है ऑल आर लीनियरली इंडिपेंडेंट। तो ऑल आर लीनियरली इंडिपेंडेंट, तो बेशक इसका जो डिटर्मिनेंट आएगा या इसकी जो रैंक आएगी वो 3 ही आएगी। सो इफ दिस इज 3 तो ये यूनिक सॉल्यूशन क्रिएट करेगा। मैं क्या बोल रहा हूँ आप समझ रहे हो। तो ऑप्शन नंबर 3 जो है वो सरासर सत्य है। ये A है, ये C है, यानी कि ओनली 3 is true इज करेक्ट वन। लेकिन इसने बोला था क्या 1 2 3, पहला वाला क्या है, पहला वाला सच सिस्टम हैज अ सॉल्यूशन, ये नहीं पॉसिबल है। एक सॉल्यूशन लिखा है देन ऑल सच सिस्टम हैव अ सॉल्यूशन, ना सॉल्यूशन की तो बात ही नहीं है। अब जुगाड़ वाले सॉल्यूशन है इसमें, इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशन है ना। उसके बाद दूसरा है इफ m इज ग्रेटर देन n देन नन ऑफ दिस सिस्टम हैज अ सॉल्यूशन। अब ये तो आप खुद करके देख लेते हैं। चलिए इसका पोस्टमार्टम करते हैं, जरूरी है इसका पोस्टमार्टम। चीज़ों को ऐसे ही फील आ जाए इसलिए मत करके आ जाना एग्जामिनेशन में। रेंडमली मैं चूज कर लेता हूँ x प्लस वाई इज इक्वल टू 2x प्लस 3y इज इक्वल टू 1, 4x प्लस 9y इज इक्वल टू 4, ये चूज कर लेता हूँ मैं, है ना। दो इक्वेशन, दो अननोन है आपके पास, दिखाई दे रहे हैं। अननोन के लिए यदि n ले लेता हूँ तो 2 है, x एंड y है,
और इक्वेशन की यदि बात करूं तो 3 है। कौन सी कंडीशन सेटिस्फाई कर रहा हूं मैं? ये वाली कंडीशन सेटिस्फाई कर रहा हूं जहां m ग्रेटर देन n है, और आपने लिख भी लिया है ये 3 है और ये 2 है। आइए देखते हैं जरा इनका सॉल्यूशन क्या होगा और कैसे होगा, और क्या इनका सॉल्यूशन निकल भी आ रहा है कि नहीं। चलो तो बनाते हैं। 1, ये 2 है, ये 4 है, ये 1, ये 3, ये 9, और यहाँ क्या बनेगा? ऑगमेंटेड पार्ट 2, 1 एंड 4। ये मैंने कर दिया कैद। ठीक है, चलिए अब इसका सॉल्यूशन निकालना है तो क्या करना? सर वही करना है जो करते आए हैं। क्या 0 बनाना है मुझे? ये 0 बनाना है, यानी कि रो निकालना है ना मुझे, रो एचेलॉन फॉर्म में जाना है। तो ऑपरेशन लगाते हैं। ऑपरेशन में लगा रहा हूं कि R2, देखो जरा आप, R2, हाँ R2 माइनस 2R1 एक ऑपरेशन लगा रहा हूँ, और एक ऑपरेशन लगा रहा हूँ R3। यहाँ पे मैं कर रहा हूँ R3 माइनस 4R1, isn't it? चलिए लगा देते हैं। सो दिस इज 1, 1 और 2 लिख लिया मैंने। ये हो जाएगा 0, ये हो जाएगा 0। यहाँ 2 का मल्टीप्लाई किया, 3 में से गया तो 1 बचेगा। यहाँ 2 का मल्टीप्लाई किया, 1 में से गया तो -3 बचेगा, बराबर है। 4 का मल्टीप्लाई किया, यहाँ से गया तो 5 बचा। 4 का मल्टीप्लाई किया और इसमें से गया तो -4 बचा। क्या ये रो एचेलॉन फॉर्म में है? सर बिल्कुल भी नहीं है। तो अब क्या करना पड़ेगा? आगे बढ़े हम, आगे ऑपरेशन लगा देते हैं। कौन से? R3 ऑपरेशन में लगा रहा हूँ, R3 में अपडेट करेंगे, और R3 माइनस 5 टाइम्स ऑफ R2, ये ऑपरेशन लगा रहे हैं हम। ओके जी, तो ये हो गया 1, 1 एंड देन 2। ये हो गया 0, 1 एंड -3। ये हो गया 0, यहाँ 5 का मल्टीप्लाई किया, इसमें से घटाया तो ये क्या हो गया बेटा? 0 हो गया। -3 और ये -4, क्या कर रहे हैं अपन? 5 का मल्टीप्लाई किया ना इसमें, सो 15 -4 + 15, सो ये 11। क्या ये रो एचेलॉन फॉर्म है? बिल्कुल है सर। तो यहाँ से जरा देखो क्या आ रहा है निष्कर्ष। सर निष्कर्ष ये आ रहा है यहाँ से कि रो ऑफ ए इज इक्वल टू, नो, निष्कर्ष ये आ रहा है कि रो ऑफ ए 2 है और रो ऑफ ए ऑगमेंटेड बी जो है वो है 3। तो ये तो नॉट सॉल्यूशन है, इनकंसिस्टेंसी वाली कहानी हो गई है जो आपने ली है ना। इज नॉट इक्वल टू रो ऑफ ए ऑगमेंटेड बी, यानी कि इनकंसिस्टेंट आया जी साहब। तो ये इनकंसिस्टेंट आया, और अपना ऑप्शन क्या कह रहा है भाई? इफ m is greater than n then none of these systems has a solution। सॉल्यूशन तो हमारा बिल्कुल भी नहीं निकल के आया। अच्छा, तो ये भी एक आपके लिए सीखने की चीज़ हो गई, और वो ये कि जब m ग्रेटर देन n रहेगा ना बाबू, तो भी सॉल्यूशन कभी भी संभव नहीं है। आप कितनी भी इक्वेशन बना के देख लो, कभी भी सॉल्यूशन संभव नहीं है, बशर्ते आपकी जितनी लाइंस दी गई हों वो कुछ लाइंस दूसरी पे डिपेंड ना करें। यदि मैं चूज करूं फॉर दिस क्वेश्चन, इफ m जो लाइंस हैं, ये मेरा एजम्पशन है इस क्वेश्चन के लिए, m लाइंस आर लीनियरली इंडिपेंडेंट, क्योंकि भाई कुछ नहीं दिया तो कुछ लेके चलना पड़ेगा कि नहीं चलना पड़ेगा। तो पहला तो बिल्कुल है कि सॉल्यूशन नहीं कर सकते आप, हैव अ सॉल्यूशन, अ सॉल्यूशन की तो बात है ही नहीं। दूसरे में नन ऑफ दिस सिस्टम हैज अ सॉल्यूशन, बिल्कुल ये बात भी सही हो रही है, दूसरी बात भी सही हो रही है, लेकिन इसके लिए कंडीशन है कि m लाइंस जो हैं या m इक्वेशंस जो हैं वो लीनियरली इंडिपेंडेंट होनी चाहिए। m इक्वेशंस शुड बी लीनियरली इंडिपेंडेंट। अब कुछ नहीं दिया तो मैं कैसे मान के चलूं? कंसिडर सिस्टम्स each consisting of m linear equations in n variable। अब वैसे तो कायदे से इंफॉर्मेशन दी हुई होनी चाहिए थी कि
इक्वेशंस जो है वो कैसी हैं, लीनियरली डिपेंडेंट, क्योंकि यहाँ पे मान लो इस इक्वेशन का जस्ट डबल यहाँ पे लिख दूँ मैं, इसकी प्रोपोर्शनल रोस लिख दूँ, कहने का मतलब 4x प्लस 6y इज इक्वल टू 2। तो जब आप इसको परफॉर्म करोगे ना तो ये सॉल्यूशन दे देगा, इसमें एक रो गायब हो जाए, इसकी रो आएगी 2 और 2 नंबर ऑफ अननोन के बराबर, तो ये यूनिक सॉल्यूशन प्रोड्यूस कर देगी, क्योंकि इसका मतलब क्या है, 2 ही इक्वेशन दी हुई है, ये इक्वेशन नहीं दी, ये दोनों प्रोपोर्शनल दे दी। प्रोपोर्शनल देने का मतलब ही क्या है, इसका मतलब 2 ही इक्वेशन दी, 2 इक्वेशन दी, सॉल्यूशन मिल गया। तो अब क्या करें, हमारे पास ऑप्शन बी भी है, ओनली 2 and 3 आर ट्रू। देखो 3 ट्रू है ना, देन देयर एग्जिस्ट अ सिस्टम विच हैज अ सॉल्यूशन, हमने देख ली सॉल्यूशन आ गया हमारा, तो तीसरा भी सही है, दूसरा भी सही है बेटा। लेकिन इसके लिए एक बात ये ध्यान रखना कि ये सिर्फ और सिर्फ लीनियरली इंडिपेंडेंट के लिए है, और अभी मैं एज्यूम करके चल रहा हूँ कि लीनियरली इंडिपेंडेंट है। अदर कुछ अलग अलग बुक्स ने अपने अपने हिसाब से अलग अलग चीज़ें दे दी है, किसी ने वो भी कर दिया है, किसी ने इसको दे दिया है। अपन लॉजिकली आपको जो मैं बता रहा हूँ वो ये, मतलब इस टाइम में नावेडेज यदि ये क्वेश्चन आता है गेट में तो इसको लेके क्वेश्चन रेस किए जा सकते थे कि एम जो लीनियर इक्वेशंस दी हैं, तो ऑब्वियस ही बात है एम इक्वेशंस दे दी तो लीनियरली इंडिपेंडेंट ही मान के मैं चलूँगा, है ना। तो अभी समझ में आ गया ना आपको। कैमरा चल रहा है कि नहीं भाई? बिल्कुल चल रहा है कैमरा। ओके, लेट्स कम टू द क्वेश्चन नंबर 74। द नंबर ऑफ सॉल्यूशंस ऑफ द साइमल्टेनियस algebraic equations y is equal to 3x plus 3 and y equal to 3x plus 5 is, 2 इक्वेशन दे दी हैं, यदि इनको अरेंज करूं तो ये बन जाएगी 3x minus y is equal to -3, और दूसरा दी हुई है 3x minus y is equal to -5। तो सबसे पहला तो यही कॉन्ट्राडिक्शन कर दिया इन्होंने, है ना। एक ही टाइप की इक्वेशन 2 के बराबर कैसे हो सकती है बताइए, है ना। सेम लाइन ये है, सेम लाइन ये है, तो ये पैरामीटर अलग अलग कैसे हो सकता है? तो ये तो डिफाइंड ही नहीं है, इट इज़ नॉट डिफाइंड। सो इफ दिस इज नॉट डिफाइंड, सॉल्यूशन की तो बात संभव है ही नहीं, तो इसका सॉल्यूशन आप कतई नहीं कर सकते, इसका सॉल्यूशन है ही नहीं, 0 नंबर ऑफ सॉल्यूशन। अब आपको ये समझ में नहीं आ रहा कि सर ये मतलब आप क्या बोले जा रहे हो, कुछ समझ में ही नहीं आ रहा है सर। अरे मैं ये बोल रहा हूँ कि ये 2 इक्वेशन एक जैसी बराबर कर दी ना, सिर्फ ये अलग अलग कर दिए, तो ऐसा संभव है क्या? सर आप तो उसमें करके दिखाइए, रख के दिखाइए। चलो रख के देखने से क्या होगा उसको समझो आप। ये मैंने लिखा 3 और ये मैंने लिखा 3, यहाँ है ये -1 और यहाँ मैंने बना दिया -3 -5। हियर इट इज A ऑगमेंटेड B। क्या करना, सिंपल सी कहानी है, दूसरी वाली R2 - R1 कर दो। सो दिस इज 3 -1 -3, 3 में से 3 गया 0, -1 में से -1 गया 0, -5 में से 3 गया तो -2। तो हाँ, इससे भी आ गया यार। देखो इससे क्या आया, इससे ये आया कि रो ऑफ A इज नॉट इक्वल टू रो ऑफ A ऑगमेंटेड B। नो सॉल्यूशन की कंडीशन है, इनकंसिस्टेंट है, सॉल्यूशन संभव नहीं है। तो क्या एक सॉल्यूशन है? नहीं। 2 सॉल्यूशन नहीं, इनफाइनाइट सॉल्यूशन, 0 सॉल्यूशन। अच्छा, देख के भी कर सकते थे और यहाँ रख के भी कर सकते हो, ये तो जिंदाबाद है, था, रहेगा। अगला क्वेश्चन, अ सेट ऑफ साइमल्टेनियस लीनियर अलजेब्राइक इक्वेशन रिप्रेजेंटेड इन अ मैट्रिक्स फॉर्म एज शोन बिलो। ठीक है, इक्वेशन है और मैट्रिक्स फॉर्म में उन्हें खोल के रख दिया है। द वैल्यू राउंडेड ऑफ द नियरेस्ट इंटीजर, इस लाइन को पढ़ना अनिवार्य है, वो खुद ब्रैकेट में लिख के ये कहना चाह रहा है कि बेटा पढ़ ले फिर करना। x3 की वैल्यू पूछी जा रही है हमसे, ठीक है साहब, वेयर इज x3? हियर इट इज, इसकी वैल्यू हमसे पूछी जा रही है। तो हमारा फंडा एकदम सिंपल सरल कि हम ऑगमेंटेड वाले फॉर्म में इसे हम बना देते हैं, रख देते हैं। तो यहाँ खाली स्थान से मैं
लिखना चाहता हूँ। और ऑन द सेम टाइम में क्या कर लेता हूँ, जिसमें ज़्यादा जीरो है ना इसको नीचे ट्रांसफर भी कर लेता हूँ, क्या फ़र्क पड़ेगा। हाँ, सो यहाँ से ऑपरेशन लगा के मैं इसका इक्विवेलेंट मैट्रिक्स बना रहा हूँ, और ऑपरेशन ये लगा रहा हूँ सिर्फ और सिर्फ 1 2 3 4 5 है ना, तो R1 और R5 को एक्सचेंज कर दे रहा हूँ बस, और लिख दे रहा हूँ मैं। ठीक है साहब, तो आइए ज़रा बताइए क्या क्या है। तो ये हो जाएगा 2 2 0 0 0। ओके जी, ये पूरी लाइन लिख देता हूँ मैं यहाँ पे, 0 0 4 13। ऑगमेंटेड वाला पार्ट, और ये यहाँ पे दिस बी वाला पार्ट। ठीक है, इसको अपन ऊपर पहुँचा रहे हैं, सो ये हो जाएगा 2 3 2 1 एंड 5। तो 5 का 81 भी यहाँ आएगा और 46 यहाँ आएगा। ये मैंने लिख दिया। बाकी की लाइंस एज इट इज़ हैं, सो लिख दे रहा हूँ मैं 5 5 2 10 161 0 0 2 5 3 61, and this is number 0 0 0 4 5 and 30। ठीक है साहब, लिख दिया। क्या ये रो एचेलॉन फॉर्म में है हमारा? जी नहीं सर। कब होगा ये रो एचेलॉन फॉर्म में? सर हमें सबसे पहले रो एचेलॉन फॉर्म में कन्वर्ट करने के लिए 2 0 मिल गई, 3 0 मिल गई, यहाँ 4 0 मिलनी चाहिए, और यहाँ पे सिंगल 0 मिलनी चाहिए। 2 0 से ऊपर कौन है बेटा? 0। 0 बढ़ते हुए क्रम में देखी थी ना, इसकी जगह पे आपको 0 बनाना है यहाँ पे। तो ये 0, फिर डबल 0, फिर 3 0, और इसकी जगह 0 बनाना है, तो रो एचेलॉन फॉर्म में कन्वर्ट हो जाएगा। तो चलो करते हैं, इसकी जगह 0 बनाना है। तो मेरा ऑपरेशन जो है R2 माइनस R1, R2 माइनस R1, और लिखूंगा किसमें मैं ये? R2 में। तो पहला, और दूसरा भी लगा देता हूँ मैं साइमल्टेनियसली। R4 में से R3 घटा लो तो ये 0 बन जाएगा। तो ऑन द सेम वे मैं ये भी लगा रहा हूँ कि R4 माइनस R3। ठीक है साहब, चलिए लिखते हैं। ये बना दिया मैंने फॉर्मेट। सो 2 3 2 1 5 1 5 एंड 81, ये एज इट इज है। यहाँ आ गया 0 क्योंकि आप घटा रहे हैं, 5 में से 0 जाएगा, सॉरी 5 में से 0 क्यों जाएगा? 5 यहाँ है ना अपन, हाँ। 5 में से 3 जाएंगे, 2 बचेंगे, 5 में से 2 जाएंगे, 3 बचेंगे, 2 में से 1 गया, 1 बचा, 10 में से 5 गए तो 5 बचा, और 161 में से 81 गया तो 80 बचा। ठीक है ना जी? हाँ बिल्कुल। लेट्स कम ओवर हियर, इसको एज इट इज लिखेंगे 0 0 2 5 3 एंड दिस इज नथिंग बट 61। अगली वाली लाइन भी ऐसे एज इट इज 0 0 0 4 5 एंड 30। नाउ अगली इक्वेशन 0 0 0, 4 में से 4 गया तो 0, 13 में से 5 गया तो 5 और 3 8 बचा, 46 में से 30 गया, यहाँ 16 बचा, है ना? ओके, अब बस रो एचेलॉन फॉर्म आ चुका है आपका। रो एचेलॉन फॉर्म आने के बाद आप सॉल्यूशन निकाल सकते हैं। कैसे? ये रिप्रेजेंट कर रहा है x1 x2 x3 x4 x5। ठीक है, तो ध्यान से देखो, x5 8 x5 इज इक्वल टू 16, करेक्ट? तो x5 इज इक्वल टू कितना आया बेटा? 2 आया यहाँ से। क्या वो x5 की वैल्यू पूछ रहा है हमसे? नहीं, लेकिन जल्दबाजी में आप x5 की वैल्यू लिख के आ जाओगे ना। हाँ, गुड, वेरी गुड। अरे पिट जाएगा बेटा। नाउ 1 बाय 1 अपने को x तक पहुँचना है। अब यहाँ आओ, इस इक्वेशन में आओ। सो 4x4 प्लस
5 गुना 2 दैट इज 10 इज इक्वल टू 30। ओके जी, तो यहाँ से आ रहा है 4x4 इज इक्वल टू 20, यानी कि x4 आ रहा है हमारा 5, इक्वेशन 2। क्या वो हमसे x4 के बारे में पूछा जा रहा है? नो, आप करके मत आना। कम ओवर हियर नाउ 2x3 प्लस 5x4 दैट इज 25, 3 गुना 2 दैट इज 6 इज इक्वल टू 61। यह हो जाएगा 31, इधर गया तो 30 बचेगा। सो 2x3 इज इक्वल टू 30। सो x3 इज इक्वल टू बड़े शान से 15 इज माई आंसर। तो क्या लिख के आओगे बेटा आप वहाँ पे? 15। क्या उसने पूछ रहा है उसका ध्यान रखना है हमको। सो इसका आंसर हो गया 15, है ना। लेक्चर की लेंथ ज़्यादा तो नहीं होगी? नहीं हुई। एक और क्वेश्चन देंगे तो फिर क्वेश्चन नंबर 76 पे आइए। गुड क्वेश्चन। पानी है क्या भाई? हाँ, इफ द फॉलोइंग सिस्टम हैज नॉन ट्रिवियल सॉल्यूशन। नॉन ट्रिवियल सॉल्यूशन से आप समझते ही हैं कि दिस इज नथिंग बट नॉन जीरो सॉल्यूशन। इसी को बोलते हैं नॉन जीरो सॉल्यूशन। इसका मतलब इनफाइनाइट सॉल्यूशंस, या फिर इसी को बोलते हैं मैनी सॉल्यूशंस। ओके, ये सारे नाम हैं इसके जी। ओके, देन विच वन ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शन इज ट्रू। देखेंगे कि इसके लिए कौन सी कंडीशन है भाई साहब। तो बनाते हैं सिंपल। सो P, ध्यान से देखो, ये हो गया P, ये हो गया Q और ये है R। यहाँ Q है, Q R एंड P, ये है R P Q और 0 0 है। 0 0 है मतलब होमोजेनियस इक्वेशन है। तो ये बात तो सत्य है कि ये नहीं भी लिखा रहता है तो ये नॉन ट्रिवियल सॉल्यूशन ही होगा। तो डायरेक्ट इसी पे फोकस कर लेता हूँ ना मैं। पूरा बनाने की ए ऑगमेंटेड बी की तो ज़रूरत नहीं है। सो दिस इज माय ए मैट्रिक्स। ओके, तो कंडीशन, अच्छा, नॉन ट्रिवियल सॉल्यूशन और होमोजीनियस का मतलब सीधा सा मतलब ये है कि इसका ये जो होगा ना वो 0 होगा। डिटर्मिनेंट इसका 0 यदि है होना ही चाहिए, क्योंकि नॉन ट्रिवियल सॉल्यूशन है, इसका डिटर्मिनेंट 0 होगा। तो इसका डिटर्मिनेंट आप निकाल सकते हैं। तो जब हमने डिटर्मिनेंट पढ़ा था तो इफ़ यू रिमेंबर दिस टाइप की चीज़ को करने के लिए बड़ी आसानी से हमने कर दिया था। पी क्यू आर आ रहा है, यहाँ भी पी क्यू आर आ रहा है, यहाँ भी पी क्यू आर आ रहा है ना। तो मैं काम करने जा रहा हूँ यहाँ पे, कॉलम ऑपरेशन भी लगा सकता हूँ, रो ऑपरेशन भी लगा सकता हूँ, डिटरमिनेंट सॉल्व कर रहा हूँ, कोई तकलीफ नहीं है मुझे। तो मैं लिख रहा हूँ कि C1 को अपडेट करूँगा और अपडेट करूँगा C1 प्लस C2 प्लस C3 से। तो बड़े प्यार से आप देखो, ये हो जाएगा P प्लस Q प्लस R, यहाँ पे Q एज इट इज़, R एज इट इज़। सेम टू सेम कहानी यहाँ पे भी बनेगी, P प्लस Q प्लस R, P प्लस Q प्लस R, यहाँ बनेगा R, दिस इज P, ये P और ये Q, और ये है हमारा आपका मैट्रिक्स। अभी आपने ऑपरेशन लगाया, अब इसका डिटर्मिनेंट फाइंड करेंगे। उससे पहले जो कॉमन आ रहा है उसको हम बाहर निकाल दें। सो बाहर निकाल देंगे तो वो बचेगा P प्लस Q प्लस R, और अंदर जो बचना है दैट इज़, अरे हम डिटर्मिनेंट निकाल रहे हैं दोस्त, तो डिटर्मिनेंट निकालेंगे ना। ये तो बाहर आ गया, अंदर जो बचा वो लिख दे रहा हूँ मैं, 1 1 1, ये Q R P R P एंड Q। ठीक है, समझ में आया ना क्या हुआ? ओके, और ये इज इक्वल टू होना चाहिए 0 के, डिटर्मिनेंट शुड बी इक्वल टू 0। तो दो कंडीशन आ गई, एक तो ये है कि P प्लस Q प्लस R इज इक्वल टू 0 होना चाहिए, और साथ में ये भी 0 होना चाहिए। 1 1 1 Q R P R P एंड Q,
ये भी 0 होना चाहिए। तो एक कंडीशन p प्लस क्यू प्लस आर तीनों 0 होना चाहिए। कहाँ पे? क्या बात है, अब आगे करने की ज़रूरत ही नहीं बची, ओनली सी में है ये कंडीशन, ना इसमें है, ना इसमें है, ना इसमें है। तो यहीं से हमारा सॉल्यूशन आ गया। लेकिन मान लो किसी और ऑप्शन में भी आ जाती तो फिर हम ये भी करते, इसको भी सोल्व करते। चलो तो इसको सोल्व कर ही देते हैं फिर। एक काम करता हूँ, 0 0 बनाता हूँ। सो 1 क्यू आर, 1 में से 1 गया 0, आर माइनस क्यू पी माइनस आर, ये भी 0, पी माइनस क्यू आ गया यहाँ पे, और क्यू माइनस आर आ गया यहाँ पे, इज इक्वल टू 0। क्या अब इसका डिटरमाइंट फाइंड कर सकता हूँ? बिल्कुल कर सकता हूँ। इसको हटाओ, इसको हटाओ, आर माइनस क्यू गुणा दिस माइनस दिस इज इक्वल टू 0। तो यहाँ से हमें यही मिलने वाला है कि P बराबर Q बराबर R होना चाहिए। करके देख लें अपन, ताकि कन्फ्यूज़न ना रहे, ठीक है ना। सो R माइनस क्यू, Q माइनस R माइनस P माइनस Q और P माइनस R। इज इट ट्रू कि P माइनस R है? कुछ गड़बड़ नहीं हुई? वो देख लेने दो मुझे। कोई गड़बड़ नहीं है। और ये इज इक्वल टू 0, मतलब ये हो गया बराबर लाइक दिस। सो क्या दिख रहा है? P माइनस आर दिख रहा है, यहाँ Q माइनस आर दिख रहा है। तो ये कहानी तभी पॉसिबल है, इसका कहने का मतलब जब P बराबर Q बराबर R, तभी ये पॉसिबल हो सकता है, ये इनका ये कहना है। तो आप इसको कर भी लोगे तो यही निकल के आएगा, ठीक है ना। फिलहाल मेरा काम बन चुका है, इसलिए मैं आलस मार दे रहा हूँ इसमें, क्योंकि मैंने ऑप्शन लेके आ गया है। गेट 2015 का क्वेश्चन है ना। अगली क्लास में मिलेंगे और यहाँ से क्वेश्चंस की सीरीज़ को आगे बढ़ाएंगे।